नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं पवन कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स, राम बलराम और 3 शैतान पार्ट 2। नाकाम होकर वे लोग वापस लौट चले। बड़ी उलझन पैदा हो गई है। असल बात रंजीत के तीसरे साथी के होश में आने पर मालूम होगी। उधर 3D का हेलीकॉप्टर अब तक अपने अड्डे पर पहुंच चुका था और इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों द्वारा राम की दिमागी हालत बदली जा रही थी और दिमाग के सोचने समझने वाले सेल अपने कंट्रोल में लेने के लिए उस पर मशीनी प्रयोग किए जा रहे थे। अब जो हम चाहेंगे यह वही सोचेगा, वही बोलेगा और जो हम कहेंगे वही करेगा। इसका दिमाग अब हमारे रिमोट कंट्रोल की आज्ञा का पालन करेगा। अब मैं यह 2 वे माइक्रो ट्रांसमीटर, जो चावल के दाने से भी छोटा है, इसके कान में फिट कर रहा हूँ। यह इतना छोटा और हल्का है कि अगर हम इसके दिमाग को अपने कंट्रोल में न भी करते तो भी इसे पता नहीं चलता कि इसके कान में सुनने वाली झिल्ली के पास कोई यंत्र लगा दिया गया है। अब इसे टेस्ट करके देख लो कि हमारा प्रयोग कितना सफल है। राम, अपनी जगह से उठो और सामने वाले कमरे में जाकर सोफे पर बैठ जाओ। दिमाग के सेल कंट्रोल करके यंत्र द्वारा राम को जो आदेश मिला था, राम ने वैसा ही किया। अब मैं यहाँ जो कुछ बोल रहा हूँ, क्या तुम्हें उसकी आवाज़ आ रही है? अगर मेरी आवाज़ तुम तक पहुँच रही है तो हाथ ऊपर उठाकर सिग्नल दो डॉक्टर दास। हाँ, पहुँच रही है। राम के कान के पर्दे से जो आवाज़ टकरा रही थी, उसके कान में लगा माइक्रो ट्रांसमीटर उस आवाज़ को सूक्ष्म तरंगों द्वारा डॉक्टर दास के कमरे में लगे वायरलेस रिसीवर तक पहुँचा रहा था। अब इसके दिमाग की यह हालत और टेस्ट कर लो कि जो हम चाहते हैं यह वही बोलता है या नहीं। हम तुम्हारे मित्र हैं राम। हाँ, तुम मेरे मित्र हो। तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम्हारे कान में कोई यंत्र लगा है? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है। अब तुम वापस घर जाना चाहते हो? हाँ, घर जाना चाहता हूँ। घर जाकर क्या कहोगे? तुम कहाँ थे? जो तुम कहोगे वही कहूँगा। कहना, मैं जेल से भागे उस हत्यारे कैदी के चंगुल से बचकर जंगल में छुप गया था। यही कहूँगा कि जंगल में छिप गया था और डर के मारे बेहोश हो गया था। यही कहूँगा जो तुम कह रहे हो। घर जाकर भी तुम्हारे कान में हमारी आवाज़ आती रहेगी। जो हम कहें वही बोलते और करते रहना। सब समझ गया। चलो अब इसे गाड़ी में वापस ले चले और उसी जंगल में छोड़ दें। अब जो हम चाहेंगे राम वही करेगा। यह वापस जाकर पुलिस की मीटिंगों में भाग लेगा। पुलिस के फैसले और उनकी पूरी कार्यवाही इसके कान में लगा ट्रांसमीटर हम तक पहुंचाता रहेगा। हम दिन दहाड़े लूट मचाएंगे। चारों ओर कोहराम होगा, मौत के साए होंगे और पुलिस के बड़े से बड़े जासूस भी दीवारों को सिर फोड़कर यह पता नहीं लगा सकेंगे कि यह क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। दूसरी ओर बलराम को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि राम जंगल में नहीं है। वह राम को ढूंढने फिर जंगल की ओर चल दिया। पुलिस चाहे कुछ भी कहे, मुझे यकीन है कि राम वहीं कहीं जंगल में है। एक जगह पहुंचकर 3D की गाड़ी ने राम को जंगल में छोड़ दिया। तभी 3D की गाड़ी को रास्ते में बलराम का स्कूटर मिल गया। लो, हमारा काम और आसान हो गया। बलराम राम को ढूंढता हुआ यहीं पहुंच गया है। थोड़ी दूर आगे चलकर बलराम को सामने से राम आता दिखाई दे गया। अरे, तुम कहाँ थे राम? हम तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गए। मैं जेल से भागे उस हत्यारे कैदी के चंगुल से निकलकर जंगल में भाग गया था, पर जंगल में तो हमने तुम्हें बहुत ढूंढा। राम, इससे कहो मैं घनी झाड़ियों में छिप गया था और लगता है डर के मारे बेहोश हो गया था। मैं घनी झाड़ियों में छिप गया था और लगता है डर के मारे बेहोश हो गया था। अब होश में आया हूँ तो रास्ते में तुम मिल गए। मैं तुम्हें ढूंढने आया था। तुम्हें पता है, जिसने तुम्हारा अपहरण किया था उसकी और उसके एक साथी की हत्या हो गई है। क्या तुम जानते हो उनकी हत्या किसने की? मुझे नहीं पता। जब मैं भागा तो मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। राम को लेकर बलराम सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां पहले से उनकी मीटिंग चल रही थी। एक बात समझ में नहीं आई, राम जंगल से कहाँ गायब हो गया? राम मिल गया इंस्पेक्टर अंकल। इसका कहना है कि यह जेल से भागे हत्यारे के चंगुल से निकलकर झाड़ियों में छिप गया था, फिर वहां डर के मारे बेहोश हो गया। पर जंगल में तो हमने अच्छी तरह ढूंढा था। हो सकता है जिस झाड़ी में यह बेहोश पड़ा था उस पर हमारी नजर न पड़ी हो। गैंग के अड्डे पर बलराम भी हमारे सुर में बोल रहा है। क्या तुम जानते हो रंजीत और उसके एक साथी की हत्या किसने की? तुम कहो राम, मुझे कुछ पता नहीं। जब मैं भागा तो मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब मैं भागा तो मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। रंजीत का जो साथी अस्पताल में घायल पड़ा है
उसका बयान है कि वहाँ लड़ाई में तुमने भी भाग लिया। जी हाँ, पर जरा सा मौका मिलते ही मैं वहाँ से भाग लिया। लड़ाई का फैसला क्या हुआ यह मुझे मालूम नहीं। मेरा विचार है राम जो कुछ कह रहा है इसे इससे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं। ठीक कह रहे हो, यह बेहोश जो हो गया था। इससे ज़्यादा हम जो कुछ जानना चाहते हैं वह रंजीत के घायल साथी रुस्तम ने बता दिया है। उसने बयान दिया है कि उनके 2 अलग अलग गैंग हैं। एक गैंग के 3 सरदार रंजीत, रॉकी और रुस्तम अपने आप को 3R कहते हैं। दूसरे गैंग के 3 संचालक हैं, दादा स्वामी, डॉक्टर दास, दिलावर भाई दारूवाला। यह गैंग अपने को 3D कहता है। राम के कान में लगा 2-वे माइक्रो ट्रांसमीटर पुलिस अफसर की बातें 3D तक पहुंचा रहा था। 3R और 3D वालों में पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। 3D ने 3R का भेद खोलकर रंजीत को पकड़वाया था और अब जेल से भागा रंजीत 3D से बदला लेना चाहता था। रंजीत के जेल से भाग निकलने की खबर किसी तरह 3D को मिल गई। उस गैंग के सदस्य हेलीकॉप्टर पर आए। दोनों गिरोह में जमकर लड़ाई हुई। उसमें रंजीत और रॉकी मारे गए। रुस्तम घायल हुआ। रुस्तम अस्पताल में पड़ा है। उस पर पुलिस का कड़ा पहरा है, इसीलिए कि वह भाग न जाए या 3D वाले उसे जान से न मार दें। जान से मारेंगे ही उस कमीने कुत्ते को। रंजीत की निशानदेही पर हमने 3R के पूरे गैंग को पकड़कर उसका सफाया कर दिया है। अब हमारे सामने सबसे बड़ा काम है 3D के ठिकाने का पता लगाना और उसे शिकंजे में करना। बहुत कोशिश करने पर भी उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिल सका है। इंस्पेक्टर प्रकाश, शंकर एंड शंकर इंडस्ट्रीज वाले कल की छुट्टी पड़ जाने के कारण स्टाफ को इस महीने का वेतन एक दिन पहले दे रहे हैं। वेतन की रकम बहुत बड़ी होती है, इसलिए हमेशा की तरह उन्होंने ऑफिस के बाहर पुलिस गार्ड बिछाने का आग्रह किया है। 3D के अड्डे पर यह बात बड़े ध्यान से सुनी जा रही थी। वे लोग बैंक से 5 लाख रुपया ला रहे हैं। हमने कह दिया है फैक्ट्री के बाहर पुलिस का पूरा प्रबंध रहेगा और रुपया फैक्ट्री तक पहुंचने से पहले का प्रबंध हम कर देंगे। उस रोज शंकर एंड कंपनी के कर्मचारी जैसे ही 5 लाख रुपए से भरा बैग लेकर बैंक से निकले, 3D वालों ने उन्हें लूट लिया। पकड़ो पकड़ो, मगर वे अब कहाँ हाथ आने वाले थे। गैंग वाले देखते ही देखते कार में रफू चक्कर हो गए। लुटेरों को पकड़ने के लिए पुलिस पार्टियां दौड़ी। जगह जगह नाकाबंदी की गई, पर लुटेरों का कहीं पता नहीं चला। कमाल तो यह है कि लुटेरों को कैसे पता चला कि कंपनी आज वेतन बांट रही है। शंकर एंड कंपनी बहुत बड़ी फर्म है अंकल। सैकड़ों कर्मचारियों में से कोई भी यह बात लीक कर सकता है। ठीक कह रहे हो तुम। लुटेरों की कार शहर से बाहर मिली है। कार चोरी की थी। उस पर कहीं उंगलियों के कोई निशान नहीं है। इसका मतलब है लुटेरों ने रबड़ के दस्ताने पहने हुए थे। यही मानना पड़ेगा। हाँ, एक क्लू हाथ आया है। कार से एक पॉकेट डायरी मिली है जिस पर एक पुराने अपराधी भीमा की उंगलियों के निशान है। भीमा गोल्डन ऑटो वर्क्स में मैकेनिक है। वहां छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लो। हमारे आदमी ऐसे अपनी डायरियां छोड़ने लगे तो हम सबको मरवा देंगे। हेलो गोल्डन ऑटो वर्क्स, जरा भीमा से बात करवाइए। भीमा, तुम्हारा फोन है। मैं भीमा बोल रहा हूँ। आप कौन हैं? 3D, अपना कोड का नाम बोलो। चिड़ियाघर। हेलो चिड़ियाघर, पुलिस तुम्हें पकड़ने आ रही है। फौरन वहां से भाग जाओ। और जब तक पुलिस पार्टी गोल्डन ऑटो वर्क्स पहुंची, भीमा वहां से गायब था। अभी तक तो यही था। उसका एक फोन आया था। इसके बाद पता नहीं वह कहाँ गायब हो गया। पुलिस स्टेशन पर फिर एक समस्या थी। सारे शहर में भीमा का पता नहीं है। पता नहीं उसे फोन पर किसने सूचना दी कि पुलिस उसे पकड़ने आ रही है। दीवारों से अपना सिर फोड़ोगे, यह बात तुम्हें तब भी समझ नहीं आएगी पुलिस वालों। वैसे इस गुत्थी का एक सिरा तो हाथ आया कि भीमा 3D का मेंबर है। वह हाथ आ गया तो पूरे का पूरा गैंग शिकंजे में आ जाएगा। जिंदा होगा तभी हाथ आएगा ना भाई मेरे। उसकी लाश को बोरे में बंद करके हमने कभी का नदी में डाल दिया है। पता चला है कि शीश महल होटल में जुआ चलता है। वहां छापा मारो, हो सकता है कोई अपराधी हाथ आ जाए। दिलावर भाई, फौरन जाओ और अपने होटल में जुआ बंद करवाओ। पुलिस ने शीश महल होटल पर छापा मारा तो वहां से कुछ हाथ नहीं आया। राम बलराम के घर पर हमारी सूचना के अनुसार शीश महल होटल में जुए का अड्डा मिलना चाहिए था, पर मिला नहीं। इसका मतलब है हमारे छापे के बारे में उन्हें भनक पड़ गई। क्या कहा? छाते के ताले में दीमक पड़ गई? तो फिर तुम ताले में रखते ही क्यों हो छाते को? छाता नहीं, पुलिस का छापा। आपके कानों को क्या हो गया है अंकल? हमारे पास भेज दो अंकल मोनी को। राम की तरह हम उनके कान का भी इलाज कर देंगे। पुलिस स्टेशन पर
मुझे दिलावर भाई दारू वाला पर अब भी शक है, पर लोग कहते हैं वह समाज सेवक और धार्मिक विचारों वाला आदमी है। मैंने भी ऐसा ही सुना है। लुटेरों को पकड़ने के लिए आप कोई जाल क्यों नहीं बिछाते अंकल, जैसे पिंजरे में चूहा पकड़ते हैं? तुम ही बताओ कैसा जाल बिछाएं? तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता है। किसी आदमी को सोने चांदी का व्यापारी बनाकर मशहूर कर दीजिए कि वह लाखों रुपए का माल लेकर एक जगह से दूसरी जगह अकेला जा रहा है। फिर अपने नकली व्यापारी के आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां लगा दो। लाखों का माल ले जाने की बात चारों ओर फैली होगी। लुटेरे उसे लूटने जरूर आएंगे और पकड़े जाएंगे। ठीक कह रहे हो बेटे, लगता है जिंदगी भर चूहे ही पकड़ते रहे हो तुम। अपने सब आदमियों को सूचित कर दो, सोना चांदी ले जाने वाली किसी गाड़ी पर हाथ ना डाले। यह बात सब जौहरियों की दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंट, टी स्टॉलों, पान वालों और सराफे के दलालों में मशहूर कर दी गई कि सेठ हीरालाल अपनी कोठी बदल रहे हैं और अपना 10 लाख का सोना एक बैंक के लॉकर से निकालकर अपनी नई कोठी के पास वाले बैंक के लॉकर में रखने के लिए ले जा रहे हैं। इस प्रकार सेठ हीरालाल बना पुलिस का आदमी एक बैंक में गया, वहां से एक बैग लेकर निकला और कार लेकर सुनसान सड़क पर आ गया। उसके आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां थी। एक हेलीकॉप्टर ऊपर से निगरानी कर रहा था। वे इस ताक में थे कि अब किसी भी क्षण लुटेरे हमला करेंगे और पकड़े जाएंगे। मगर बलराम की यह चाल बेकार रही। सेठ हीरालाल आराम से एक बैंक से दूसरे बैंक तक पहुंच गए और उन पर किसी ने उंगली तक नहीं उठाई। पुलिस नाकाम होकर लौट आई। तभी उन्हें सूचना मिली, मक्खन लाल जौहरी आज शाम 4 बजे 1 क्विंटल चांदी अपनी दुकान पर ला रहे हैं। उन्होंने पुलिस सुरक्षा मांगी है। सेठ जी से कहो, सेठ हीरालाल 10 लाख का सोना डंके की चोट पर लेकर चले तो उन्हें किसी ने नहीं लूटा, तो उन्हें कौन लूटेगा? हमने ऐसा ही कहा है। चुपचाप चांदी लेकर चलो तो किसी को सपना आएगा कि उन्हें लूटना है। सपना आ गया इंस्पेक्टर। दिलावर भाई, पता करो मक्खन लाल चांदी वाले की फैक्ट्री कहाँ है। और जैसे ही शाम 4 बजे सेठ मक्खन लाल की गाड़ी फैक्ट्री से निकली और खुली सड़क पर आई, उसे इधर उधर से 2 गाड़ियों ने घेर लिया। पिस्तौल की नोक पर गैंग वालों ने चांदी लूटी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।